हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कैसे बनाया जाता है। दो साल होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीकॉम में हो या सीए में हो, अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन करें और इसको थ्रू हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन कैसे करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग में। तो आज की हम वीडियो में यही बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दो सालों का कैसे बना जाता है वो आज करेंगे। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार एक साल का बनाते हैं, तो उसकी भी मैंने एक वीडियो मार के बेसिक क्वेश्चन की, वो भी आपको मिल जाएगी सारी वीडियोस कॉस्ट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाला हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दो सालों का जब बनता है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या क्या आता है, सारे खर्चे आते हैं और सारे इनकम आती है जो कॉन्ट्रैक्टर ने की है। कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्या बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और यहाँ पर 2 साल का बनाना है। 2005 अलग दे रखा है, 2006 अलग दे रखा है। लिखा हुआ है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ बिल्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का। एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला 10 लाख रुपए की। तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने ये खर्चे किए, ठीक है। ये और ये उसकी इनकम हुई होगी, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दे रखे। तो हमें वो उसके हिसाब से बनाना है। सबसे पहले हम बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2005 का, क्योंकि सबसे पहले ईयर आया होगा 2005, उस समय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा बनाएंगे, 2005 का। और ये आपका फॉर्मेट ऐसा बनता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2005। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स डेबिट में क्या आएगा, सारे एक्सपेंसेस जो जो कॉन्ट्रैक्टर ने की है। और क्रेडिट साइड पे आएगा सारे इनकम जो होगी इसकी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मटेरियल इशूड। मटेरियल इशूड जैसे कि आप जानते हैं ये आपका खर्चा होता है एक ट्रेडिंग कोड में, जैसे कि आपने बनाया होगा, जहाँ पर आप लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर ने मटेरियल इशू करा स्टोर से या मटेरियल लाया कहीं से, तो वो आपका यहाँ पर आएगा, वो उसका खर्चा है, क्योंकि वो ही आपका मेन खर्चा है। तो मटेरियल इशूड यहाँ पर लिखेंगे कितने का मटेरियल लाया था वो। आपका वो मटेरियल लाया था 3 लाख रुपए का, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 लाख रुपीज। ठीक है। देख भी लेना आपने कि कोई रिटर्न तो नहीं हुआ, कोई मटेरियल वगैरह के रिटर्न हुआ है या नहीं हुआ। मटेरियल रिटर्न तो नहीं हुआ, लेकिन एक चीज लिखी हुई है, मटेरियल एट साइट। इसका मतलब होता है कि जो मटेरियल अब बच गया है आपके पास, पहले मटेरियल 3 लाख का हमने यूज करा तो वो आपने इसलिए खर्च करा, लेकिन अब मटेरियल एट साइट बचा हुआ कितना है, 5000 भी। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है एक तरह का। और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय मटेरियल एट साइट। बाय मटेरियल एट साइड बिकॉज ये फ्यूचर में आपके लिए एक बेनिफिट करेगा। फ्यूचर में आपको मटेरियल खरीदना नहीं पड़ेगा, दैट इज वाई ये आपका इनकम की तरह लिखोगे। तो यहाँ लिखोगे मटेरियल एट साइट 8000, सॉरी 5000 रुपीज। ठीक है। ठीक है, मटेरियल एट साइट कितना दे रखा था, 5000 रुपीज। उसके बाद आपने अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ हुए हैं, तो इसको भी खर्चा है, डेबिट साइड पे लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टू, फिर यहाँ लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखी है 2,30,000 रुपए की। और उसके बाद दे रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो दे रखे हैं 22,000 रुपए के एक्सपेंसेस। उसके बाद हमारे सामने दे रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 6,000 रुपए की हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए। तो मैं यहाँ पर एक और लिख लेता हूँ, टू 6,000 रुपये। ठीक है। आगे क्या देखते हैं, समझते हैं। देखो, प्लांट इशूड, प्लांट इशू हुआ 14,000 रुपये का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू यूज कर सके। स्टोर पे पहले सामान रखा जाता है, तो स्टोर से आया ये प्लांट इशू, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो प्लांट हमारा यहाँ पर आएगा, प्लांट 14,000 रुपये का हमारा आया है, तो वो खर्चा है भाई 14,000 रुपये का लिखेंगे।
उसके बाद हमारे सामने दो चीज़ें गिवन है, एक है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। उसके बाद एक और चीज़, पहले प्लांट जैसे ही हमारे पे आया तो प्लांट के बारे में नीचे को लिखा था, द वैल्यू प्लांट एट द एंड ऑफ 2005 एंड 2006 वो 7,000 और 15,000 रेस्पेक्टिवली होगी। हम तो अभी 2005 का बना रहे हैं, तो अभी 2005 का 7,000 आएगा ना, रेस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब लाइन वाइज, जो यहाँ पर लाइन वाइज लिखा है उस हिसाब से पढ़ना है। तो 7,000 में प्लांट की वैल्यू रहेगी। अब जैसे मैंने को बताया था, जैसे मटेरियल पहले 3 लाख का था, तो बाद में जो एंड में बचा उसको हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर में यूज होगा, वो बेनिफिट हो गया ना। तो यहाँ पर भी प्लांट ऐसे ही लिखेंगे, बाय प्लांट एट साइट, जो बच गया है प्लांट वो भी यहाँ लिखेंगे, उसकी वैल्यू जो बच गई है प्लांट की वो यहाँ पर लिखेंगे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों लिख रहे? देखो हम ना, ये दो तरीके से होता है। हम चाहो तो आप डेप्रिसिएशन सीधा लगा सकते थे प्लांट पे, कि भाई प्लांट पहले वैल्यू थी 14,000 रुपए की, अब 7,000 होगी, इसका मतलब टू डेप्रिसिएशन और प्लांट सीधा लिख सकते हो आप यहाँ पर एक और तरीका भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि प्लांट को पहली वैल्यू क्या थी उसकी कॉस्ट दिखाओ यहाँ पर, कि प्लांट की कॉस्ट कितनी आई मेरे को वो दिखाया, प्लांट की अब कॉस्ट कितनी होगी वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, 7,000 होगी। तो डेप्रिसिएशन ऐसे भी लग गया कि भाई 14,000 रुपए का और यहाँ पर 7,000 माइनस हो जाएंगे, सीधा डायरेक्टली माइनस नहीं हो रहे, पर जब मैं इसको प्रॉफिट और लॉस निकालूंगा, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करूंगा, तो 7,000 ही लॉस आएगा, माइनस आएगा, तो मतलब डेबिट साइड पे 7,000 ही आने वाले हैं। तो हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, डेप्रिसिएशन चाहो तो आप लगा सकते हो सीधा, या फिर हम कॉस्ट भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये दो ट्रीटमेंट होते हैं, वो भी मैंने बता रखा है वीडियो में, ऐसा क्यों होता है सब कुछ, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बता रहा था, मेरे को तब बताया था मैंने। तो अभी आपको दो तरीके हैं, लेकिन जनरली हम यही तरीका फॉलो करते हैं, क्योंकि हम कॉस्ट दिखाना चाहते हैं। जिसका मेन काम होता है प्लांट का, प्लांट उसका मेन काम है, यूज करते ही करता है, तो उसको कॉस्ट दिखाते हैं कि भाई कितना लगा प्लांट, आपको कितनी कॉस्ट आई। तो अब हमारे सामने क्या लिखा है, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, ये भी हमारा एक तरह की इनकम होती है, ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस आता है बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, बाय वर्क वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा यहाँ पर, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा यहाँ पर, आएगा बाय वर्क, बिल्कुल सही है, बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। इसमें क्या है, दो चीजें है, वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, पहले क्या है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, कि कितना काम आपका सर्टिफाई कराया गया और कितना काम नहीं सर्टिफाई हुआ। जो सर्टिफाई हुआ है वहां से आपको पैसा मिलता है, वो कितना हुआ है अभी, वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है, वर्क सर्टिफाइड हुआ है 7.5 लाख का, तो 7.5 लाख से पैसा आपको मिला होगा, और 8,000 का काम था जो कि अनसर्टिफाइड हुआ, तो ये हमारे पे आ रहा है इतना, 7,98,000। वाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एक बनता है जहां पर आपने कितना काम किया है वो आता है। अभी काम जो चल रहा है आपका, वहां से जो पैसा अभी नहीं मिला, जहां से पैसा आपको मिलेगा फ्यूचर में, वो आपका यहाँ पर लिखा जाता है कि आपने काम कितना कर लिया है, उसको दिखाने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो वर्क सर्टिफाइड होता है कि भाई कितना काम आपका सर्टिफाई करवाया गया, आपको पता चला कि 7.5 लाख का आपका काम हुआ था 2005 को, ये आपको दिखाने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना पड़ता है, कि वर्क सर्टिफाइड कितना किया गया 2005 को, 7.5 लाख का काम किया था उसने, कॉन्ट्रैक्टर ने, 8,000 का काम सर्टिफाई नहीं हो पाया, तो बेसिकली हमारा इतना आ गया, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में इन्हीं से पैसा मिलेगा ना, इसलिए आप इनका साइड लिख रहे हैं। फ्यूचर में ये आपकी इनकम बनेगी कहीं ना कहीं से, जो आपका वर्क सर्टिफाइड हुआ वहां से पैसा मिलता है, जो नहीं हुआ वहां से नहीं मिलता, समझ गए बात को। तो ये चीज होती है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब आगे क्या लिखा हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, 6 लाख रुपए का कैश रिसीव हुआ। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये जो 6 लाख रुपए का कैश रिसीव हुआ, इसको आप यहाँ ना लिख देना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ये कैश रिसीव हुआ, इसकी एंट्री पता क्या बनती है, ये जो कैश रिसीव हुआ कॉन्ट्रैक्टर से, इसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आपके पास आया उसकी कैश अकाउंट डेबिट लिखते हो आप, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट नहीं लिखोगे, समझ आ रही बात। पैसा आपको मिला है, कैश मिला है, तो कैश अकाउंट बढ़ गया, किससे मिला है उसका नाम आता है, क्रेडिट आर द गिवर टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट आएगा, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएंगे अभी, तो कॉन्ट्रैक्टी से मिला है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आएगा। 6 लाख रुपए का आपको मिला है, 6 लाख रुपए ये 7.5 लाख रुपए में इंक्लूड है,
क्योंकि जो पैसा आपको मिलता है वो वर्क सर्टिफाई जितना किया है उतना मिलता है, उससे मिलता है। 7.5 लाख का काम किया था, आपको 6 लाख में मिला है, तो वो 6 लाख रुपए इसलिए मैंने इसी में इंक्लूड हो रखे हैं। तो बाद में अगर आप 6 लाख वैसे ही लिख दोगे तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज वो 6 लाख इसमें अंदर इंक्लूडेड है। समझ आ गई बात? तो ये आपको गलती ना कर देनी है कि आप 6 लाख रुपए वापस यहाँ लिख दो क्रेडिट साइड पे, क्योंकि 6 लाख रुपए उसमें इंक्लूड है, 7.5 का काम किया है। तो एंट्री बेसिकली ये बन रही है हमारे कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट जब बनाएगी अभी, उसके अंदर एंट्री होगी। तो बेसिकली ये हमारा बस आ चुका है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है। और बेसिकली इसको ना अब यहाँ पर लिख सकते हो WDV वैल्यू, इसको वर्किंग नोट में जरूर दिखाना। आप वर्किंग नोट बना सकते हो यहाँ पर बेसिकली कि प्लांट एट साइट कैसे आया 7,000 पे, वो आपको दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा तो 7,000 पे, लेकिन आपको दिखाना है कि उसमें तो डेप्रिसिएशन मैंने माइनस करा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को दिखाना होगा कि क्यों 7,000 पे बची है वैल्यू उसकी, वो 7,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लग गया होगा। तो वो WDV वैल्यू दिखाना है, इसको आप वर्किंग नोट में जरूर दिखा देना। ठीक है, सो ये हमारे पे आ चुका है। अब इसका टोटल करते हैं, टोटल जब हम करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, देख सकते हो टोटल हमारा हमने करा तो आया 7,70,000, जो कि क्रेडिट साइड बढ़ी थी। तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस बचा है वो बचा है 1,98,000 का, और ये 1,98,000 का बैलेंस जो बचा है इसको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। ये हमारे पे क्या है, नोशनल प्रॉफिट, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए उसको हम नेट प्रॉफिट नहीं बोल सकते, वो नोशनल प्रॉफिट आएगा। क्योंकि अब इसमें से कुछ प्रॉफिट होगा जो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तभी लिखा होता ना कि कितना ट्रांसफर करना है, उसी का सारा किया। तो उसको हम थोड़ा सा पहले क्रेडिट कैरी डाउन लिखा, अब इसको दिखाएगी कि नोशनल प्रॉफिट का करना क्या है, उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो थोड़ा सा इसको अलग दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए ब्राउट डाउन करेंगे वापस 1,98,000 का। इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना बचा के रखना है, ये आपको करना पड़ेगा। तो इसमें से कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कुछ प्रॉफिट रिजर्व में लिख देंगे। वो रिजर्व प्रॉफिट आता है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में सारा कुछ अब वो आता है कि जो जो अभी काम हुआ है और कितना प्रॉफिट बचा, सब कुछ यहाँ पर आता है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें वर्क इन प्रोग्रेस में आएगी। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाया जाता है ताकि दिखा सको कि कितना कितना काम हुआ है, कितना कितना उस काम से प्रॉफिट हुआ है, जो नहीं मिला अभी आपको, वहां पर आता है वर्क इन प्रोग्रेस में। तो इसलिए रिजर्व प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जितना आपने काम किया उसके हिसाब से प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पर देखो जरा, वर्क इन प्रोग्रेस कितना, वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करो, और पहले ये निकालो कि कितना परसेंटेज काम हुआ, पहले ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप वो निकालोगे तो वर्क सर्टिफाइड हुआ था देखो 7.5 लाख का। ठीक है, कितना हुआ था, 7.5 लाख का हुआ था। तो 7.5 लाख का हुआ था वर्क सर्टिफाइड, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 10 लाख का था। मतलब कि 10 लाख रुपए से 7.5 लाख का काम हो भी चुका है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 75%, 3/4 काम हो गया है। तो इसमें एक रूल बना हुआ है कि इफ, यहां पर आप लिख सकते हो सो इफ नोशनल प्रॉफिट, सॉरी इफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 50%, अगर वर्क सर्टिफाइड आपका 50% से ज्यादा हो जाता है, देन जो आपका 2/3 प्रॉफिट है, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन कैश बेसिस, जो आपको कैश बेसिस पे मिला है नोशनल प्रॉफिट का, वो आपको कहां ट्रांसफर कर देना है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ट्रांसफर कर देना है अगर 50% ज्यादा काम हुआ है। अगर आपका 25% ज्यादा काम हुआ है और 50% से कम हुआ है, तो सिर्फ आपको कितना करना होता है, 1/3 करना होता है। यहाँ पर लेकिन 2/3 करना होगा, क्योंकि 50% ज्यादा काम हो गया, 75% काम हुआ है ना। तो नोशनल प्रॉफिट हमारा कितना है, 1,98,000 का। तो इस 1,98,000 में आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कितना पहले तो कैश बेसिस पे मिला है, क्योंकि 1,98,000 का पूरा प्रॉफिट आपको नहीं मिला होगा। रीजन क्या है इसका, देखो भले ही आपको देखो वर्क सर्टिफाइड 7.5 लाख का हुआ था, पर 7.5 लाख के 7.5 लाख नहीं मिले आपको, ऊपर कितना मिला आपको, आपको मिला है 6 लाख रुपए, यानी कि पूरे पैसे नहीं मिले हैं। जब पूरे पैसे आपको नहीं मिले हैं तो भाई साहब नोशनल प्रॉफिट कैसे मिल जाएगा पूरा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको वही प्रॉफिट ट्रांसफर करना है जो कैश बेसिस पे मिला हो। 1,98,000 का पैसा पूरा नहीं मिला, तो पहले आपको वो निकालना पड़ेगा कितना पैसा मिला है।
तो उसके लिए क्या करेंगे, उसकी भी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, 6 लाख को 7.5 लाख से डिवाइड करके, कि 6 लाख कितना है परसेंटेज, 7.5 लाख का। जितना परसेंटेज आपको कैश मिला है वर्क सर्टिफाइड का, उतना ही परसेंटेज तो नोशनल प्रॉफिट आपको मिला होगा। आपको जितना परसेंटेज कैश मिला है उसका वर्क सर्टिफाइड का, उसमें ही तो आपका प्रॉफिट इंक्लूड है 6 लाख में। 6 लाख में तो 1,98,000 का प्रॉफिट है। समझ आ रहे हो बात को, कि प्रॉफिट कहां से हुआ, 6 लाख में से हुआ, क्योंकि 6 लाख का तो आपको पैसा मिला है, उसी के अंदर तो नोशनल प्रॉफिट हुआ होगा सब कुछ। नोशनल प्रॉफिट 1,98,000 कहां से आया, ये नोशनल प्रॉफिट जो आया और जो आपको मिला, और मिला क्या है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख में ही 1,98,000 कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है बेसिकली कितना पैसा मिला है आपको 6 लाख में, आपको वो प्रॉफिट कितना है जो कैश बेसिस पे मिला है। 1,98,000 तो प्रॉफिट हुआ, पर मिला कितना है, वो 6 लाख रुपए मिले, और 6 लाख में कुछ ऐसा प्रॉफिट होगा जो मिला होगा, पूरा 1,98,000 को नहीं मिला होगा। तो पहले वो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी 7.5 से डिवाइड करके, फिर मैं 2/3 ट्रांसफर करूंगा। समझ आ रही बात, परसेंटेज पे डिवाइड कर देना बस, परसेंटेज निकल गई, डिवाइड करके निकाल लो, या फिर इंटू 100 करोगे, बात वही की है। फिर आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई ना करो, तो सीधा मैं आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसको जब निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, तो बेसिकली ये हमारे पास आएगा 80%। ठीक है, और इंटू 2/3, और ये हमारा कितना हो जाएगा 105,600। इतना आपको नोशनल प्रॉफिट मिला होगा 1,98,000 से। 1,98,000 पूरा नहीं मिला होगा, क्योंकि अगर वो छः अच्छे अगर 7.5 लाख के 7.5 मिलते, तब जाके आपको पूरा प्रॉफिट मिलता, क्योंकि जो मिला है वो 6 लाख मिला है, और 6 लाख में ही ऐसा कुछ प्रॉफिट इंक्लूड होगा जो कि आपको मिला होगा। यानी कि 1,98,000 का जो प्रॉफिट है, वो उसमें से सिर्फ 1,05,600 से जो कि आपको मिले, बाकी प्रॉफिट आपको नहीं मिला, वो किस में इंक्लूड होगा, वो आपका वर्क सर्टिफाइड जो बचा है जितना नहीं मिला उसमें इंक्लूड होगा, यानी कि 1.5 लाख में। क्योंकि 7.5 लाख काम किया था, 6 लाख मिला, तो 1.5 लाख में वो बाकी प्रॉफिट जो नहीं मिला वो इंक्लूड होगा। तो आपको कितना ट्रांसफर करना है प्रॉफिट अकाउंट में, 1,05,600 का, और जो प्रॉफिट बच गया यहाँ पर कितना बच गया, वो आपको जो प्रॉफिट बच गया वो आपका रिजर्व प्रॉफिट कहलाएगा, और ये आएगा 92,400 रुपीज। तो इसको टोटल करेंगे तो आएगा ये हमारे 1,98,000 का पूरा टोटल आ गया। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट बच गया, और वो जाएगा आपका वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। ऐसे बनता है आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पहले साल का। अब सेकंड ईयर में क्या होगा, सबसे पहले सेकंड ईयर को बनाने से पहले मैं पहले कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। तो आप देख सकते हो कि 6 लाख रुपीज बेसिकली कैश दिया था कॉन्ट्रैक्टी ने। कॉन्ट्रैक्टी एक पर्सनल अकाउंट है, तो इसलिए आपको ऊपर एंट्री क्या हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा एंट्री, तो देखो इसलिए बाय कैश अकाउंट 6 लाख रुपए उसने दिया, तो उसका अकाउंट क्रेडिट साइड से कम हो गया, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। आप समझो कि कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक तरह क्रेडिटर है, तो जब वो पैसा देगा कॉन्ट्रैक्टी उसको कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक में क्या लिखेगा, एक तरह का क्रेडिटर कम हो गया, सॉरी क्रेडिटर नहीं डेटर, डेटर होता है ना जो पैसा देता है, आप समझो कि एक तरह का डेटर है कॉन्ट्रैक्टी, आप समझो जरा। तो क्या होगा, क्रेडिट साइड से कम होगा, डेबिट साइड से बढ़ता है डेटर, और क्रेडिट साइड से कम होता है, दैट इज वाई। तो 6 लाख रुपए आया, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, बैलेंस सॉरी कैरी डाउन ब्रॉड डाउन हो जाएगा, कैरी डाउन। ठीक है, 6 लाख रुपीज कैरी डाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कैरी डाउन हो गया। अब ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा 2006 में जाके, कि 6 लाख रुपए मिला था। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब मैं दूसरे साल का बनाऊंगा, तो ये जो काम बचा है, जहां से पैसा मुझे मिलना था, कितना काम हुआ है, वो दिखाना बहुत जरूरी है। जहां से मुझे पैसा थोड़ा बहुत मिल भी गया है, लेकिन काम कितना हुआ है वो दिखाना बहुत जरूरी है, वो है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ये वर्क इन प्रोग्रेस जो मैंने डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को जब मैं सेकंड ईयर बनाऊंगा, तो ये डेबिट साइड पे चला जाएगा, कि मैंने अभी तक इतना काम किया है, ये खर्चा हुआ था, उन सब खर्चे को मिला के ये जो बचा वो इतना हुआ, अभी तक मेरा इतना काम हो गया, वो दिखाना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट जब हम सेकंड ईयर का बनाऊंगा, तो सेकंड ईयर में मेरे को पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को कि आखिरकार मेरा काम कितना हुआ था पिछले साल। वो कैसे देखूंगा, वो देखूंगा वर्क इन प्रोग्रेस से, कि वर्क सर्टिफाइड मेरा 7.5 लाख का हुआ था पिछले साल, 8,000 का काम सर्टिफाइड नहीं हो पाया था, यानी कि 7,98,000 का काम मेरा लगभग हो चुका है। उसमें से कुछ पैसा मिल गया होगा, कुछ पैसा नहीं मिला होगा, वो अलग टॉपिक है, लेकिन इतना काम हुआ है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सेकंड ईयर का जब बनाएंगे, तो उसमें आएगा
आप वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बनाएंगे अभी। यहाँ पर जरूर इन्हें कहा नहीं है वर्क इन प्रोग्रेस बनाओ या ना बनाओ, लेकिन हम तो बनाएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट आप वर्क इन नोट बना सकते हो, ताकि वर्क इन प्रोग्रेस दिखा सको कितना का क्या क्या हुआ था। क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस बार बार अकाउंट बहुत बड़ा अकाउंट है, काफी अच्छा अकाउंट है, ये बार बार आएगा, तो उसको वर्क इन नोट में बना सकते हो अगर इसने क्वेश्चन नहीं कहा है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ये बनाएंगे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सेकंड ईयर का 2006 का। ठीक है, तो ये हमारा 2006 का हम अकाउंट बनाएंगे, बिल्कुल एज इट इज अकाउंट बनेगा। पर फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पर इस अकाउंट को बनाने में कि सबसे पहले यहाँ पर जो स्टार्ट होगा इस अकाउंट का वो होगा कि पिछले साल आपने कितना काम किया है। तो वो कैसे निकालेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट जो हमने पिछले साल का आपने डेबिट क्रेडिट साइड पे लिखा था, तो उसको यहाँ पर डेबिट करेंगे। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। उसके लिए थोड़ा सा आपको पेज छोड़ के पहले वर्क इन नोट बना लेना है। या तो आप वर्क सर्टिफाइड सीधा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बना सकते थे, पर लिखा नहीं उन्होंने, तो क्यों बनाना फिर। हम उसको पेज छोड़ के पहले बना लेना। सबसे पहले आप यहाँ लिख देना प्लांट का पहला नोट लिख देना, है ना। फिर आप दूसरा वर्किंग नोट बना देना आपका जो था ये जो प्रॉफिट का। ठीक है, यानी कि जो आपने वो पहला था कि प्लांट वाला बना देना, यानी कि जो आपने फिर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया था, नोशनल प्रॉफिट को कैसे भेजा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर ये बना देना। तीसरा बनेगा वर्क इन प्रोग्रेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पहले बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि कितना काम हुआ है वो निकालने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में जो आपने भेजना है ना, वो ये बनाना पड़ेगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पर डेट भी लिखेंगे क्योंकि दोनों अकाउंट एक साथ बनाएंगे 2 सालों के। तो सबसे पहले आपने क्या करा था, सबसे पहले आपने ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देखो यहाँ लिखा था क्रेडिट साइड पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में इतने इतने भेजने हैं। तो ये एंट्री कैसे होगी, जब वहां पर बाय लिखा हुआ था तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, क्योंकि क्रेडिट साइड पहले क्रेडिट था ना। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एंट्री क्या हुई होगी ऊपर, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बढ़ गया, एसेट है एक तरह का, एसेट ही तो है ये, तो डेबिट हुआ टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो यही एंट्री हो रही है, देखो डेबिट साइड पे आ रहा है, इसलिए वर्क इन हुआ है टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड। लेकिन जब रिजर्व प्रॉफिट आया था तो आपने यहाँ पर लिखा था डेबिट साइड पे वर्क इन प्रोग्रेस को टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, क्योंकि आप ट्रांसफर करते प्रॉफिट को, रिजर्व प्रॉफिट जो प्रॉफिट बचा लिया आप आपने, जो कि फ्यूचर में ट्रांसफर करना है, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में से ये रिजर्व प्रॉफिट ये जाएगा फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसीलिए एंट्री क्या बनी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, मतलब कि बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आएगा रिजर्व प्रॉफिट। अब ये क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ रिजर्व प्रॉफिट को, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये रिजर्व प्रॉफिट फ्यूचर में ना ये वर्क इन प्रोग्रेस का हिस्सा नहीं बनेगा, ये जाएगा। रिजर्व प्रॉफिट जो है ये फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाद में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस में हिस्सा नहीं बन सकता। वर्क इन प्रोग्रेस में वो बनेगा जो फ्यूचर में आपको जहां से पैसा मिलेगा, यानी कि ये वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड से, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा प्रॉफिट हो गया है जो आपने ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि आपको पता है ना 1,98,000 हमको प्रॉफिट हुआ था, है ना। उसमें से कुछ तो ट्रांसफर कर दिया, कुछ नहीं कर पाए, तो वो भी इसका हिस्सा नहीं बन सकता, वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ट्रांसफर तो होना ही था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हुआ नहीं बस, लेकिन अब बाद में तो करेंगे ना, इसलिए वो हटाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में जो बैलेंस आएगा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में 2005 में, वो आएगा 6,65,600 रुपए का। ये आपको लिखना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सेकेंड ईयर में, समझ आ रही बात। ये आपको स्टार्ट यहां से करना है। तो टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट जब आप लिखोगे यहां पर, तो यहां पर कितना लिखना है, 6,65,000 जो भी है, 6,65,600 ये लिखना है। और यहां पर लिख देना है कि भाई वर्किंग नोट 3 में दिखा रखा है। ये कैसे निकाला हमने, समझ आ रही बात, कि वर्क इन प्रोग्रेस आप साढ़े पूरा नहीं लिखोगे, क्योंकि उसमें से अब आपने रिजर्व प्रॉफिट भी कुछ निकाल लिया है ना, उसमें से आपने रिजर्व प्रॉफिट भी निकाल ली है, उसको हटाना पड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वर्क इन प्रोग्रेस का हिस्सा नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस उसे कहते हैं एक्चुअल में जितना प्रॉफिट, सॉरी जितना काम आपने किया है और फ्यूचर में वहां से पैसा मिलेगा कहीं ना कहीं से, समझिए। तो ये है वो आपका, फिर बाकी सब कुछ वही होगा। तो बाकी सब कुछ इसमें वही होगा, सब कुछ सारे एक्सपेंसेस वैसे ही आएंगे, मटेरियल प्लांट फलाना, जो भी हमने इस अकाउंट में लिखा था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जैसे इसका बनाया था, वैसे ही सब कुछ वैसे ही बनने वाला है। तो फटाफट से हम लिख लेते हैं। तो वो देखो सारे के सारे एक्सपेंसेस वो आ चुके हैं, मटेरियल इशू, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट प्लांट कितना इशू हुआ था। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस आप देख सकते हो यहाँ पर लिखे हुए थे 2006 में। फिर
आपके सामने क्या गिवन था, आपके देखो मटेरियल एट साइट और प्लांट कितना बचा, 5,000 का बचा था, तो मैंने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया। वो आप समझ गए होगे, WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन आपको माइनस करके दिखाना है कि भाई 2,000 का प्लांट था, एक्चुअली एसेट होता है, प्लांट एसेट होता है हमारा, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। तो पहले प्लांट जो था वो कितना हो गया था, जब आप साइट पे पढ़ा था 7,000 वैल्यू होगी थी, ठीक है, 7,000 वैल्यू होगी थी, तो उसमें आपने प्लांट 2,000 रुपये का और इशू कर दिया, तो प्लांट अब 9,000 रुपये का पड़ा होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। समझ रहे हो कि पहले 7,000 का पड़ा हुआ था 2005 के, फिर 2006 में आपने 2,000 रुपये और इशू करा, तो अब प्लांट कितने का हो गया होगा, 9,000 रुपये का नहीं हो गया होगा, पहले 7,000 का पहले से पड़ा हुआ था, फिर 9,000, फिर 2,000 रुपये आपने और इशू किया, तो ये जो 5,000 रुपये बचा ना, ये 9,000 रुपये का था और इसकी वैल्यू 5,000 होगी, यानी कि 4,000 का डेप्रिसिएशन लग गया है। ये नहीं समझना कि 2,000 रुपये की वैल्यू गिर के 5,000 रुपये या बढ़ के 5,000 रुपये होगी, नहीं, ये प्लांट एट साइड 2006 में, क्योंकि आपका ये एक्सपेंस नहीं है, ये अकाउंट आप बंद नहीं करते हो। प्लांट एट साइट, प्लांट पहले ऐसे लिखा होगा आपने, प्लांट जब लिखा होगा आपने पहले, आपने जो बच गया, आपने एसेट साइड पे कितना दिखाया होगा, 7,000 पे, तो 7,000 पे वैसी का वैसी पड़ा होगा। लेकिन ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, जैसे कि मटेरियल, ये अकाउंट बंद हो जाते हैं, ये दोबारा नहीं ये दोबारा नया बनते हैं दोबारा से। 7,000 रुपये का मटेरियल जो बच गया, ये 2006 में अलग दिखाएंगे, 2005 में खत्म हो जाता है, लेकिन प्लांट का अकाउंट बंद नहीं करते। 7,000 का था, 2,000 रुपये अब आया, तो 9,000 का आ गया, ठीक है। तो प्लांट की वैल्यू जो है एक्चुअल में वो 9,000 रुपये की अब हो चुकी होगी, और जब प्लांट बचा 2006 में, तो वो 9,000 रुपये से बचा और 5,000 रुपये हो गया। ये ना समझना कि 2,000 की वैल्यू 5,000 रुपये हो गई, ये गलत वैल्यू में ना रहना, क्योंकि प्लांट की वैल्यू उसमें प्लस होती रहती है, प्लांट का अकाउंट बंद नहीं होता, वो वैसे ही चलता रहता है। लेकिन ये जो मटेरियल है, इनके अकाउंट बंद हो जाते हैं, इनके अकाउंट सारे कहाँ जाते हैं आपको पता होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वहां पर जाके इनके अकाउंट बंद हो जाते हैं एक्सपेंसेस के। पर प्लांट हमारा एक एसेट है, दैट इज वाई। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट अब खुलेगा बाद में। देखो वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ था, वर्क सर्टिफाइड देखो इस बार हुआ था 10 लाख का 2006 में, वर्क अनसर्टिफाइड कुछ भी नहीं हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 लाख रुपए, और यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर आएगा 10 लाख का ही वैल्यू आएगी। फिर हम टोटल करेंगे पर ये गलती आप ना कर देना, मुझे पता था अब यही सारे सब लोग यही सोचेंगे, पर ये गलत है, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हर बार तो हम ऐसे ही कर रहे थे, वर्क वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट खोल रहे थे, इस बार ऐसा क्यों नहीं होगा, इसका सिंपल सा एक रीजन है, क्योंकि इस बार आपका कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया, 2 सालों का ही कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि लिखा होता ना कॉन्ट्रैक्ट, ये 2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट था। अगर हम खाली एक देखो 10 लाख का ही कॉन्ट्रैक्ट था ना, ऊपर क्या लिखा होता वैल्यू, 10 लाख, और 10 लाख का ही अब आपने पूरा का पूरा काम कर चुके हो, या तो आपका कोई काम बचाओ तब आप वर्क इन प्रोग्रेस में डालते हो, आपका अब काम बचा ही नहीं है, आपने 10 लाख का पहले 7.5 लाख का काम किया, अब वर्क सर्टिफिकेट कितना हो गया, 10 लाख का, यानी कि पूरा का पूरा काम हो गया सर्टिफाई, कुछ भी नहीं बचा, 10 लाख पे था और 10 लाख का 10 लाख सर्टिफाई हो गया, और वर्क अनसर्टिफाइड तभी कुछ नहीं दे रखा है, तो 10 लाख का 10 लाख हो गया, तो उसके बाद कोई काम बचा ही नहीं ना, तो वर्क इन प्रोग्रेस में क्यों डालना है, वर्क इन प्रोग्रेस में तब डालता है जब पहले कोई बचा हो, फ्यूचर में करना है उसको काम को, तो अब सीधा यहाँ पर लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, जिससे पैसा मिलेगा, और यहाँ नीचे लिखा भी होगा कैश रिसीव कितना मिला होगा, 10 लाख का ही मिला, देखो पूरा पैसा मिल गया है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, सीधा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जब काम बचा होता है तो वर्क इन प्रोग्रेस डालते हैं, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखेंगे 10 लाख रुपए, क्योंकि अब आगे फ्यूचर में काम करना ही नहीं है, तो अब अकाउंट का हिसाब किताब खत्म कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टी से, जब हिसाब किताब खत्म कर रहे हैं तो सीधा पैसा उसका हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टी से, सीधा पैसा मिलेगा कॉन्ट्रैक्टी से, ना कि वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे, क्योंकि अब काम बचा ही नहीं है, तो 10 लाख रुपये मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट से, तो बस अब काम हो गया खत्म। जब इसका टोटल करेंगे तो 10,12,000 रुपये आ रहा है टोटल, और प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करेंगे, ना कि आप सोच रहे हो कि वर्क इन प्रोग्रेस में, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट अब है ही नहीं, तो अब खत्म ही हो गया, तो कोई काम बचा ही नहीं फ्यूचर में करने लायक, तो अब तो खत्म हो गया कोई काम, तो इसलिए सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देगी। जब काम बच जाता है
तब हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट खोलते हैं। अब यहाँ पर कोई वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ नहीं डलेगा सेकेंड ईयर में। ठीक है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन में, यही चीज मैंने आपको समझानी थी मेन, कि वर्क इन प्रोग्रेस का काम कब खत्म होता है। सीधा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट नाम लिखेंगे। बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस इसलिए लिखते थे क्योंकि उससे उससे पैसा मिलना था फ्यूचर में, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्टी ने सीधा पूरा का पूरा पैसा मुझे दे दिया है 10 लाख रुपए, तो काम खत्म। ठीक है, अब इसको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, अब देखो पहले वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में इसको कैसे ट्रीटमेंट शो करेंगे। तो यहां तक आपको समझ आ गया था, है ना, कि हमने 6,65,000 का बैलेंस आया था। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई थी पूरी की पूरी। तो ये आपका पूरा का पूरा ऐसे टोटल आ रहा था, है ना, ये आपका टोटल आ रहा था, ये था 2005 का। तो फिर क्या हुआ था, अब ये बैलेंस कैरी डाउन आया था, फिर इसको ब्रॉट डाउन कर देंगे 2006 में 6,65,000 का। इसको हमने क्या करा, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखा हुआ है। ऐसा क्यों करा हुआ है, देखो ध्यान से। हमने क्या करा था 2006 में जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, पहली पहली एंट्री क्या लिखी हुई है, टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। इस वजह से यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस पे ये भी तो एंट्री शो होगी ना, 6,65,600 की। तो दैट इज वाई ये 6,65,000 पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सीधा हमने ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस आया था इतना, तो हमने वो ट्रांसफर करने की एंट्री यहाँ दिखाई है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 1 अप्रैल, क्योंकि ये 1 अप्रैल को देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं हमेशा। 31 मार्च को तो बैलेंस आया था, और 1 अप्रैल को जस्ट उसके बाद 2006 में बैलेंस ब्रॉट डाउन आया, उसी टाइम से तो ट्रांसफर कर दिया उसको। समझ आ गई बात। तो ये दिस इज बाय, ऐसा होता है एंट्री। अब कॉन्ट्रैक्टिंग अकाउंट कैसे खुलेगा, देखो कॉन्ट्रैक्टिंग अकाउंट 2006 कैसे खुलेगा, कि आपका पैसा अब आपने कॉन्ट्रैक्टी ने दिया है, उससे पहले कितना पहला पैसा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में बचा हुआ था। देखो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट जब मैंने बनाया था, तो 6 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टी ने पैसा दिया था मुझे। समझ आ रही बात। और 6 लाख रुपए पे कैरी डाउन बन गया था। अब आपको पता है ये कैरी डाउन 2005 का 2006 में क्या होता है, ब्रोड डाउन बनता है। तो ब्रोड डाउन लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 6 लाख रुपीज। जो पिछले साल आपने कॉन्ट्रैक्टी ने दिया था वो ब्रोड डाउन हो गया 6 लाख रुपए। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्टी ने कितना दिया पैसा, 10 लाख रुपए। तो यहाँ लिख दिया टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसने क्या दिया है, पैसा दिया है 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए, लेकिन सर ये क्या कर रहे हो आप, 10 लाख रुपए दिया है ना, तो यहाँ पर लिखो बाय कैश अकाउंट 10 लाख रुपए लिखो। ये क्या कर दिया आपने, ये 4 लाख के लिखा हुआ है ना। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएगी अब यहाँ पर, कि भाई 10 लाख रुपए दिया है तो 10 लाख की एंट्री ये बनती है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मैंने कहा हाँ बनती तो है, लेकिन मेरी बात ध्यान समझना, जरा ऊपर चलना, ऊपर चलो एक बार। मेरे को एक चीज बताओ, आपने 6 लाख रुपए पहले कॉन्ट्रैक्टी ने दिए, फिर 10 लाख रुपए दिए, टोटल मिला के इसका मतलब 16 लाख रुपए दिया उसने। वाह, अब ये कहना चाह रहे हो इसका मतलब टोटल मिला के 16 लाख रुपए दिए, काम था 10 लाख का, 16 लाख देगा वो, ये कहना चाह रहे हो आप। तो समझे बात को। तो 16 लाख रुपए नहीं दिए उसने, ये ना समझ लेना कि 10 लाख रुपए और दिए है। इसका मतलब 10 लाख रुपए का ये है कि 10 लाख में 6 लाख भी इंक्लूड है। समझ गए। 10 लाख का पूरा पैसा जो वर्क सर्टिफाइड जो कॉन्ट्रैक्ट का था, 10 लाख रुपए था ना 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, तो 10 लाख के 10 लाख पूरे मिल गए हैं कैश आपको, 10 लाख के 10 लाख पूरे। इसमें 6 लाख के पहले भी इंक्लूड है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, 10 लाख में जो कॉन्ट्रैक्टर को मिले हैं 2006 में, वो 4 लाख रुपए एक्चुअली में मिले हैं। 10 लाख का यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि पूरे के पूरे पैसे 10 लाख मिल गए, ये इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कैश प्लस होता है, एसेट होता है कैश। जैसे मैंने आपको प्लांट में बताया था कि कैश पहले 6 लाख का था, तो जब 4 लाख का मिला होगा तो कैश का बैलेंस कितना हो गया होगा, 10 लाख का हो गया होगा। दैट इज वाई यहाँ पर 10 लाख रुपए लिखे हुए हैं बैलेंस। 4 लाख भी लिख सकता था ये, लेकिन ये 10 लाख में क्यों लिखा हुआ है, कैश का बैलेंस 10 लाख का हो गया होगा, क्योंकि एसेट है, पिछला बैलेंस प्लस हो जाता है। एक्सपेंसिस में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें होता है। बात समझ में आ रही है अच्छे से। तो इसीलिए ये बात ना कर लेना कि मैं 10 लाख में नहीं मिले हैं, 4 लाख मिले होंगे, कि 6 लाख का बैलेंस अब 10 लाख का कैश का हो गया, इसका मतलब 4 लाख का कैश मिला है। तो पूरा कैश दे दिया इसने सारा का सारा जो बचा था। तो इसलिए बाय कैश अकाउंट बैलेंस फिगर में आप निकाल सकते हो कि 4 लाख रुपए मिला है, इसको बैलेंस फिगर में निकालना। ठीक है, 6 लाख रुपए पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ, फिर हमने 10 लाख रुपए
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खत्म हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अब हमने खत्म कर दिया है। तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो गया तो 10 लाख के 10 लाख हमने यहाँ पर टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ लिख दिया कि अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खत्म कर दिया लगभग हमने पूरा का पूरा। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर लिख दिया टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 10 लाख रुपए। तो यहाँ पर क्या आया, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट हमने खत्म कर दिया एक तरह का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी एक तरह का हमारा अकाउंट खत्म हो गया बिल्कुल, अब इसका आगे नहीं बनना हमारा अकाउंट। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा 10 लाख लिख दिया कि हमने पूरा का पूरा ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से, कि कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट अब खत्म हो गया है, क्योंकि देखो 10 लाख का जब हम यहाँ पर आता है तो उसको यहाँ पर लिख देते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, पर हमने सीधा क्या लिख दिया, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कि जो भी कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का बैलेंस था वो सब कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर लिखा बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कि कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से पैसा मिला है तो सीधा हमने कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को क्रेडिट करा, कि कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से पूरा पैसा 10 लाख का था उसका बैलेंस, और 10 लाख का 10 लाख मिल गया, खत्म अकाउंट। और इसलिए यहाँ पर बैलेंस लिख दिया कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 4 लाख। पूरा कॉन्ट्रैक्टी से कितना पैसा लेना था, 10 लाख लेता ना, तो 10 लाख में इसलिए दे दिए इसने, तो बचा फिर इसका मतलब कैश उसने कितने दिया था, 4 लाख। आप 400 तो सीधा लिख सकते थे बाय कैश अकाउंट, पर ऐसा सही नहीं है, कि बैलेंस एक्चुअली में समझना चाहिए आपको, कि 6 लाख का पहले बैलेंस था और पूरा 10 लाख का बैलेंस था, और 10 लाख रुपए हमने, ये 1 लाख नहीं आएगा सॉरी, 10 लाख आएगा। ठीक है, 10 लाख का 10 लाख हमने पूरा ट्रांसफर कर दिया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो बचा इसका मतलब कैश अकाउंट हमने बैलेंस 4 लाख का हमने दे दिया दोबारा। तो ऐसे बनता है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा कि कैसे एक्चुअली में क्वेश्चन करा जाता है। मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बताई है बिकॉज क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं कहा था, लेकिन आप बैलेंस शीट भी बना सकते हो साथ साथ में। बैलेंस शीट भी बहुत सिंपल होती है, कुछ नहीं करना होता। एसेट आपको पता है ज़्यादा होती नहीं इसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर इसमें कुछ भी नहीं था। बैलेंस शीट में प्लांट एक एसेट है, ठीक है, एक तो प्लांट एसेट है और अब बाकी कोई एसेट है ही नहीं ज़्यादा, इसलिए बैलेंस शीट इसमें कुछ ज़्यादा बनने की जरूरत नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस एक एसेट होता है और एक प्लांट एसेट होता है। बाकी आउटस्टैंडिंग या कोई एक्सपेंस आता है उसमें लाइबिलिटी साइड लिखा जाता है, इसलिए बैलेंस शीट का कोई रेलिवेंट नहीं है, इन्होंने कहा ही नहीं है इसलिए बैलेंस शीट बनाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है अच्छे से, चलिए। सो दैट्स वाई ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना फिर, और फिलहाल तो उन लोगों के साथ भी जिनको समझ में नहीं आता है थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या समझा। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पहले साल का बनाया, सारे एक्सपेंस लिखे, फिर हमने वर्क इन प्रोग्रेस बनाया, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस हमने क्या क्या किया था वो लिखा, पूरा पैसा नहीं मिला था। सो दैट्स में हमने यहाँ लिखा, तो उसके बाद नोशनल प्रॉफिट आया, फिर उसको कुछ ट्रांसफर करा, कुछ रिजर्व बना के रख दिया। ये पहले साल का था। सेकेंड ईयर में फिर हमने वर्क इन प्रोग्रेस में लिखा कि एक्चुअली में कैश वगैरह जो एक्चुअली में रिजर्व प्रॉफिट को हटाने के बाद कितना बचा वो हमने लिखा। बीच में हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था। फिर वर्क इन प्रोग्रेस में लिखा एक्चुअल में कितना एक्चुअल में काम बचा है जिससे फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, फिर हमने ये चीज करी और काम एक्चुअली में हो गया। आई होप दिस सबको अच्छे समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय, थैंक यू।